और उस वोटिंग परसेंटेज को आप ये ना माने कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो वोटिंग परसेंटेज हाई होने की वजह से नहीं, बीजेपी की एक लहर बन गई थी इस बार, जो उस लहर की वजह से ही बीजेपी आ रही है। इस राज्य में हम अल्लाह अकबर तो बोल सकते हैं बट जय श्री राम का नारा खुलेआम नहीं लगा सकते। जो मतदाता है भयमुक्त तरीके से बाहर निकला, उसने वोटिंग की, और वोटिंग की तो वोटिंग परसेंट भी बढ़ा। बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और हिंसा भी खत्म हुई है, तो ये बीजेपी के लिए और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी बात है। मानना यह था कि मदरसे से बच्चा पढ़ेगा तो वो जिहादी ही बनेगा एक तरह से, अगर ये उसको ले सकते। खेलना होवे खेलना, और चुनाव का खेल आज एक खास पड़ाव तक पहुंच गया है। बंगाल के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही 5 राज्यों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब सबकी नज़र है कि इस पूरे चुनाव में 5 राज्यों में जिस तरह का खेल हुआ है, जिस तरह का सियासी खेल खेला गया है, उसका नतीजा क्या रहेगा, उसके नतीजों पर अब सबकी नज़र है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं हमारे 2 एक्सपर्ट साथी शिवम यादव और कृष्ण कुमार चौहान जी। उनसे जानते हैं कि 5 राज्यों में जो खेला हुआ है वो किसके पक्ष में हुआ है, किसके विपक्ष में गया है, और उसका संभावित नतीजा क्या हो सकता है। 4 मई को क्या तस्वीर बनती दिखाई देगी। तो हम पहले चलेंगे कृष्ण कुमार चौहान जी के पास। चौहान जी, बंगाल में जिस तरह का खेला हुआ है, क्या लगता है इस बार खेला किसके पक्ष में हुआ है? देखिए, बंगाल में जो खेला हुआ है, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव में, और जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो मतलब जीतने के लिए ही लड़ा। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक बीजेपी की गवर्नमेंट क्लियर बनते हुए दिखाई दे रही है। 6 एग्जिट पोल के नतीजे फिलहाल मेरे पास हैं अभी, तो 6 में से 5 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। जो 148 का जादुई आंकड़ा है उसको बीजेपी आसानी से क्रॉस कर रही है। लेकिन इस 148 तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने जो मेहनत की है वो भी देखनी होगी। वहीं टीएमसी ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन टीएमसी इस बार इस चुनाव में लग नहीं रही थी कि चुनाव वो पूरी तरह से लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट ने जिस तरह से उनको, या तो कहें कि धोखा दे दिया टीएमसी को। राहुल गांधी के जिस तरह से बयान सामने आए थे, उन बयानों ने कांग्रेस को थोड़ा बूस्टअप दिया वहाँ, और ममता बनर्जी को राहुल गांधी भी हराना चाहते थे। और इन एग्जिट पोल के नतीजों से लग रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। चौहान साहब, वहाँ पर जो है वोटिंग परसेंटेज बड़ा हाई देखने को मिला, 90% से ऊपर दोनों ही चरणों में गया। हालांकि पहले भी वहाँ वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है, फिर भी आप क्या मानते हैं इस बार जो वोटिंग परसेंट हाई गया उसका जो है मुख्य कारण क्या है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज हाई होने का कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, उस वजह से वोटिंग परसेंट हाई चला गया, लोग दुखी हैं इसलिए ज़्यादा वोट कर रहे हैं। लेकिन मैं जो मानता हूँ इस चुनाव में ऐसा नहीं, मैं इस चुनाव में एसआईआर को मानता हूँ। क्योंकि एसआईआर ने जिस तरीके से वोट काटे, जो फर्जी वोट थे, जो लोग मर गए थे उनके वोट काट दिए, जो बोगस वोट थे वो काट दिए, जो बाहर चले गए थे राज्यों छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने चले गए, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ उनके वोटिंग आईडी कार्ड है, तो इस तरह के वोट काटे। तो और जब वो इस तरह के वोट कट जाएंगे, फर्जी वोट, तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप ही हाई वो दिखाई देगा जाएगा। तो इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज हाई गया है। और उस वोटिंग परसेंटेज को आप ये ना माने कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो वोटिंग परसेंटेज हाई होने की वजह से नहीं, बीजेपी की एक लहर बन गई थी इस बार, जो उस लहर की वजह से ही बीजेपी आ रही है। जी शिवम, आप चौहान साहब की बात से कितना जो है सहमति रखते हैं? मैं चौहान साहब की बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जिस तरीके से कार्यशैली रही है बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि ममता दीदी के यहाँ पे लोग सुरक्षित खुद को महसूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे आरजी कर रेप मामला हुआ, बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उसको नेशनल लेवल पे बिल्कुल उठाया है ना। वहाँ के एक टीएमसी के गुंडे, एक आप यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया में डिजिटली जो लोग जानते हैं वो समझेंगे, वो अलग से कीवर्ड बन गया इस लेवल पे। मतलब इसकी मार्किंग की गई कि टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे। आप पब्लिक में जैसे न्यूज पिन से लेके जो भी नए नए यूट्यूबर हैं उन्होंने भी पब्लिक ओपिनियन करे, बड़े बड़े चैनलों ने भी किए, जैसे न्यूज 24 वगैरह ने। उनकी बाइटें आप देखेंगे, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं कह रहे व्यवस्था कैसी है, वहां पे लोग भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस राज्य में हम अल्लाह अकबर तो बोल सकते हैं बट जय श्री राम का नारा खुलेआम नहीं लगा सकते। इस फैक्टर के अलावा भी चलिए हिंदुत्व के कार्ड बीजेपी का हाँ, बड़ा कार्ड रहा ही है। एसआईआर का कितना रोल देखते हैं आप? एसआईआर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्ग को, जैसे पिछली जो लिस्ट आई थी जब पुलिस भर्ती की, उसमें हिंदू नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत 90% से ज़्यादा जो भर्तियां थी वो मुस्लिमों की थी, और इसको भी बीजेपी ने बुनाया। तो एसआईआर ने क्या किया, जो बांग्लादेशी वोटर थे, जो कि नॉन लिविंग बंगाली थे, उनका नाम लिस्ट से हटाया। और यही रीज़न है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज 90% हुआ है, ये इतिहास में इतना पहली बार गया है। तो ये
एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के विन का, क्योंकि और इसमें एक चीज और मैं आपसे 10 सेकंड चाहूंगा, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये चुनाव रचा गया उसमें मिलिट्री लगाई, आप ऐसे समझिए यूपी पुलिस का दबदबा भी वहां बंगाल में देखने को मिला। जहांगीर के ऊपर चढ़ गए डीएसपी साहब कि भाई ऐसा है, खानदान खड़ा है, तुमको हम रेल देंगे। कहने का मतलब ये उनकी भाषा थी समझाने की वहां पे कि आप किसी भी वोटर को वोट डालने से नहीं रोक सकते, ये उसका प्राइमरी हक है। तो ये करने में कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार सफल रही है। चौहान साहब, ये जो दो बड़े फैक्टर गिनवाए आपने, खास प्रभाव में गिनवाया, बीजेपी ने बहुत मेहनत की, उसे हम चुनावी भाषा में समझें तो चुनावी प्रबंधन बीजेपी का बेहतर था। आपको क्या लगता है पिछले बार से क्या बेहतर था, उसमें क्या कुछ बीजेपी ने इस तरह के कदम उठाए जिससे पिछली बार के मुकाबले से इस बार बढ़त दिख रही है? देखिए, बीजेपी ने पिछली बार क्या था, बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, हर भाषण में ममता बनर्जी को ज़्यादा टारगेट किया। इस बार क्या है, इस बार बंगाली मानुष की बात की गई, स्थानीय मुद्दे और बंगाल की अस्मिता, उसके बारे में हर नेता ने, जिसने भी योगी आदित्यनाथ से लेके पीएम मोदी तक, सब ने बंगाली अस्मिता की बात की। वो बंगाल के कोर वोटर को जोड़ना चाहते थे अपने साथ, कि बंगाल का अगर कोर वोटर हमारे साथ रहेगा तो हमें जीत आसानी से मिल जाएगी। फिर चुनाव प्रबंधन, अमित शाह चाणक्य कहा जाता है, जिस तरह से 27 तक उन्होंने वही डेरा डाल दिया, बिल्कुल वहीं डेरा डाल दिया, जिस तरह का चुनाव प्रबंधन किया। और सबसे बड़ी चीज जो अब गुंडे कह लो, कुछ भी कह लो, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं या गुंडे हैं, उनको रोकने में बीजेपी कुछ हद तक कामयाब रही, क्योंकि उनकी वजह से वोटिंग बहुत इफेक्ट होती थी हर बार। आपने कई सारे वीडियो भी आए हैं, वो वीडियो भी देखे होंगे कि जहांगीर, एक जो टीएमसी का कैंडिडेट है, वो कह रहा है कि 4 तारीख के बाद हम सबको देख लेंगे, पुलिस बल को देख लेंगे, जो केंद्रीय पुलिस बल है उसको देखने तक की बात करें तो इतनी बात आप कह रहे हैं उसी में और जोड़ना चाहूंगा कि केंद्र ने जिस तरह से वहाँ फोर्स भेजी, बिल्कुल जो बल भेजे, उन बलों की तैनाती का भी इस पूरी प्रक्रिया में कोई असर आपको दिखाई दिया? बिल्कुल असर दिखाई दिया। अब जो मतदाता है भयमुक्त तरीके से बाहर निकला, उसने वोटिंग की, और वोटिंग की तो वोटिंग परसेंट भी बढ़ा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, वोटिंग परसेंट भी बढ़ा। और वो उसको ये लगा कि भाई अब हम आसानी से वोट कर सकते हैं। अब जहांगीर अगर ये कह दे कि हम केंद्रीय पुलिस बल तक को देख लेंगे 4 मई के बाद, तो सोचो किस तरह की गुंडागर्दी वहाँ रही होगी, किस तरह की क्या क्या चीज़ें रही होंगी। फिर भी लोगों ने वोट किया, ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई ममता बनर्जी को लोग हटाना भी चाह रहे थे। बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता है इतना बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी एक तरफा निकाल सकती है वहाँ? देखिए है, मैं बताता हूँ क्यों है। टाटा के प्लांट से लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंगाल में कभी नहीं जाती। जब कोई यूपी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, यूपी की अर्थव्यवस्था हुई, उसका सबसे बड़ा कारण है कि यूपी अपराध मुक्त और भय मुक्त हुआ। और योगी जी इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बुनाते भी हैं, दिखेंगे आपको। जब एक आपराधिक स्टेट से अपराध खत्म होता है तो बिजनेसमैन वहां पे पैसा लगाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, विदेश से फंड वहां पे मिलता है, और उनको पता है कि वो फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वो लूटी नहीं जाएगी, उसमें आगजनी नहीं की जाएगी, उसमें तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जब ये भयमुक्त वातावरण होता है तो जॉब क्रिएट होते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चीज की बंगाल में पूरी तरह कमी है। बंगाली लोग बाहर स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं, यही रीजन है कि वो वापस गए, उन्होंने वोट किया। वो चाहते हैं कि बंगाल भी इंडस्ट्रियल हब बने, ना कि वहां पे लेफ्ट आइडियोलॉजी हर समय रूल करती रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है एंटी इनकम्बेंसी का। आपका अपना अनुमान क्या कहता है? तमाम हमने सर्वेज पोल्स जो है आप लोगों ने उसका जिक्र किया, आपका अपना अनुमान इस पूरी पिक्चर देखना क्या कहता है, क्या बंगाल का रिजल्ट रहेगा? बीजेपी आ रही है मेजोरिटी में। कितनी सीटें मिल सकती हैं? मुझे लगता है कि 150 सीटें पार करेगी बीजेपी। देखिए, मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर रहनी है, और बीजेपी, अगर बीजेपी की सीट कम भी रह गई तो बीजेपी गवर्नमेंट फिर भी बना ही देगी वहाँ। और मुझे लगता नहीं कि इस बार सीटें बीजेपी की कम रहेंगी। पिछली बार 77 सीटें थी और इस बार 150 का आंकड़ा बीजेपी आसानी से छू रही है। 148 सीट चाहिए तो सरकार। हाँ, तो उसके मुताबिक बीजेपी जीत रही है, और आसानी से तो नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर रहनी है, क्योंकि ममता बनर्जी का शासन, इतना लंबे शासन को खत्म करना, ममता बनर्जी ने भी लेफ्ट का शासन इसी तरह खत्म किया था। और बंगाल का तो इतिहास रहा है कि वह हिंसा चुनाव में होती है, लेकिन इस बार के चुनाव में आप देखेंगे हिंसा हुई है, लेकिन उतनी हिंसा नहीं हुई कि कोई मर गया, किसी का मर्डर कर दिया। काफी हद तक कंट्रोल, बहुत कंट्रोल, 90% कंट्रोल। क्योंकि वहाँ देसी बम चलते हैं, देसी बम की 1-2 खबरें आई होंगी आपके पास, ज्यादा खबरें नहीं आई। छिटपुट घटना हुई है, मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा है। ये चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं कि मतदान करा दिया, और उसमें परसेंटेज भी बढ़ा।
ये भी तो परसेंट हो, तो लोग वोट करने के लिए निकले। ऐसा नहीं कि पहले जम्मू कश्मीर में 20% वोटिंग, 30% वोटिंग, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हिंसा नहीं होती लेकिन वोटिंग परसेंट फिर भी कम रहता है। बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और हिंसा भी खत्म हुई है, तो ये बीजेपी के लिए और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सर ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक बॉर्डर जो है ना बंगाल का, वो बांग्लादेश के साथ लगता है और बहुत सारे जो जैसे क्रिमिनल्स होते हैं उनको राज्य सरकार रोक के रखती है, उन पे कार्रवाई करने के आदेश नहीं देती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे दिल्ली में जब, खैर दिल्ली का जिक्र नहीं करते हैं, खैर अब हमें अगले राज्य में बढ़ना है। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट साथ ही मानते हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल में खेला करने जा रही है। मतदाताओं ने बीजेपी पक्ष में खेला किया है और 4 तारीख को बीजेपी वहां बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। अमित शाह जी ने अब उसके बगल में एक स्टेट है असम, जिसकी अपनी एक अहमियत है, जिसके नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जो है काफी राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। उस राज्य के बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा आकलन ये है कि वहाँ भी हेमंत बिस्वा शर्मा ही सरकार बनाएंगे। वो एक वोट बैंक को साफ बोलते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, बट हम जो काम कर रहे हैं वो सभी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल पे और जो राज्य स्तर पे उस पर उभारा है वो कमाल का है। क्यों कमाल का है? क्योंकि उनका जो फोकस है एकदम क्लियर है। आप उनसे कोई सवाल करिए, मीडिया इतने सारे सवाल करती है, वो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है। आपको हेमंत बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये दिखेगी, वो व्यक्ति कभी भी बात को घुमाते हुए नहीं दिखेगा। जो दिल में है वो मुंह पे बोलता है और जैसी कार्रवाई करनी है बोलता है। अगर उस पर कोई गलत आरोप लगाता है तो वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है व्यक्ति। तो वो क्लैरिटी है। तमाम एग्जिट पोल्स इस बारे में क्या कहते हैं? असम में क्या लगता है? असम में तो सारे एग्जिट पोल हेमंत बिस्वा शर्मा को 80 से 100 सीट दिखा रहे हैं। टोटल सीट है 126। अब उसमें बचता ही कुछ नहीं। जब सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो क्लियर मेजोरिटी से वो आ रहे हैं और अच्छी खासी सीटों से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीटों से। आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह है जिस तरह से फिर से क्लीन स्वीप करते हुए रिपीट कर रहे हैं? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, एकदम वोकल व्यक्ति है। वो जो भी उन्हें बोलना होता है तुरंत बोल देते हैं, ना उनको लांग लपेट कुछ ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के प्रति उनके ऐसा कुछ गलत है। वो उनकी वोट भी उनको मिली है। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस बार 3.5% के करीब वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय होते हुए भी उनको मुसलमान को वोट मिल रहा है। हाँ, पसंद कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे तुम्हें कामयाब बनाना है। कोई भी जो राज्य का उनका व्यक्ति है, जो भी है, वो उनको कामयाब बनाना है और घुसपैठियों को बाहर भगाना है। बिल्कुल। जो मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जो भी है, उसको कामयाब बनाना है, उसके लिए काम करना है और घुसपैठियों को बाहर भगाना है। उनका मूल मंत्र सबसे बड़ा ये है कि घुसपैठी यहाँ नहीं रहेंगे असम में। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब चर्चित हो गए हैं। बिल्कुल चर्चित। तो ऐसे में यदि इस बार वो असम में रिपीट कर जाते हैं तो आपको क्या लगता है भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा। इसी तरह के लोग ऊपर आते हैं। जैसे मोदी 3 बार जीते थे गुजरात और उनको राष्ट्रीय राजनीति में मौका मिला। हेमंत बिस्वा शर्मा हो सकता है आने वाले टाइम पे उनको भी मौका मिले। ऐसे योगी आदित्यनाथ भी लगातार 2 बार जीत चुके हैं, फिर तीसरी बार जीतेंगे, उनको भी राष्ट्रीय राजनीति में मौका मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान को ले ही आए हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में 5 बार जीते थे, 4 या 5 बार। तो राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें गुण हैं वो आगे बढ़ने के, तो उसको तो मौका मिलेगा ही। सर की बात में एक चीज़ और ऐड कर दूं, उन्होंने मदरसा बोर्ड खत्म किया। बहुत सारी सरकारें, इवन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खत्म नहीं किया है। उन्होंने वो मदरसा बोर्ड जब खत्म किया तो उनका क्लियर फोकस क्या था कि भाई मुल्ला मौलवी बना के क्या मिलेगा तुम्हारे बच्चे को? मैं चाहता हूँ तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बिल्कुल बिल्कुल, वही चाहते हैं कि कामयाब बने बच्चा। वो बच्चा कामयाब बनाने की तरफ देखते हैं और ये मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए। वो क्लैरिटी और वो एग्जीक्यूशन उसका होना चाहिए। एक तरह से मानना ये था कि मदरसे से बच्चा पढ़ेगा तो वो जिहादी ही बनेगा, एक तरह से अगर ये उसको ले सकते। तो वो नहीं चाहते कि जिहाद हो, वो चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो, देश के लिए कुछ करे। अब अब्दुल कलाम डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी तो मुस्लिम थे। बिल्कुल। डॉक्टर APJ तो देश के राष्ट्रपति रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे। तो शिवम जी, मैं आपका आकलन जानना चाहूँगा, असम में आपको क्या लगता है, क्या आंकड़े रहेंगे? असम में मुझे लगता है सर 80 से 90 सीटें मिलेंगी हेमंत बिस्वा शर्मा को। एक तरफा असम में तो कोई इफ नो बट कुछ नहीं है। असम तो क्लियर कट। कितना आंकड़ा देंगे आप बीजेपी को? मैं 90 सीटें। कुल मिला के दोनों लगभग एक ही राय रख रहे हैं और बीजेपी को वहाँ क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहे हैं। फिर से बीजेपी वहाँ असम में रिपीट कर रही है। अब तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट तमिलनाडु का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां की प्लेयर नहीं रहती हैं, कभी नहीं रहती। इस बार क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इस बार की स्थिति DMK और AIDMK दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। स्टैलिन भी पूरा जोर लगा रहे हैं और AIDMK भी पूरा जोर लगा रहा है। अब
जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक दोनों में कुछ एग्जिट पोल तो डीएमके को बता रहे हैं कि उसकी सरकार बन रही है और कुछ एआईडीएमके को बता रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। लेकिन टीवी उसको थलापति की पार्टी के विजय उन पे बहुत नजर है लोगों बहुत की, नजर है और और उनको वो कुछ कितना खेल अपना बना सकते हैं, कितना किसी का बिगाड़ सकते हैं। जो कुछ अपना एग्जिट खेल पोल जितना तो बना उनको सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा ज्यादा बिगाड़ सीटें दे रहे देंगे। हैं, कुछ एग्जिट पोल उनको बहुत ज्यादा सीटें दे रहे हैं और कुछ एग्जिट पोल उनको 10 से 12 14 15 दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल बहुत ज्यादा सीट दे रहे हैं। अगर विजय थलापति ज्यादा सीट जीत जाते हैं तो वो किंग मेकर बन जाएंगे। लेकिन एक इसमें बात है कि सर्वे बटे हुए हैं, कुछ बिल्कुल। डीएमके को बढ़ा दिखा रहे हैं, कुछ एडीएमके को, यानी दोनों के पास एक एज है। एज है बिल्कुल। ऐसे में डीएमके के रिपीट करने का क्या कारण हो सकता है? देखिए डीएमके की राजनीति बिल्कुल अलग रही है, वो द्रविड़ राजनीति करते हैं डीएमके, बिल्कुल। और उसी राजनीति पे वो टिके हुए हैं, चाहे उन्हें सनातन को गाली देनी हो या कुछ भी करना हो उस तरह से। अब इसमें क्या आ गया, बीच में आ गया विजय, और वो उन्हीं का वोट शेयर ले रहे हैं। विजय उन्हीं का वोट शेयर ले रहे हैं। अगर विजय, मैं वही कह रहा हूँ, विजय अगर 30-40 सीट जीत जाते हैं विजय थलापति तो वो किंग मेकर बन जाएंगे जिधर वो। लेकिन एक आप इसमें आंकड़ों में अगर देखें तो एडीएमके और डीएमके में बहुत कम फासला है। हाँ, जो वोटिंग सर्वे परसेंटेज कितने भी हो, किसी को भी लीडिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन 2 से 3% का। इस लिहाज से ये मानना कि सिर्फ डीएमके का ही वोट वो काट रहे हैं, आपको नहीं थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ऐसा भी मान सकता है कि एडीएमके का शेयर उन्होंने काट लिया जो एडीएमके को लीड मिल सकती थी। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी की एक वेव का फायदा एडीएमके को हो सकता था। मैंने क्यों बोला झा जी, ये उनका वोट कट कर रहे हैं, दोनों की पॉलिटिक्स की विचारधारा सेम है, चाहे आप थलपति विजय को लेंगे या डीएमके को लेंगे, दोनों की विचारधारा सेम होती है, तो वोटर कहीं ना कहीं वो सेम विचारधारा का डिवाइड होता है। अब थलपति विजय का एक तो क्या है कि वहाँ की तमिलनाडु की पूरी राजनीति आप देखें, एमजीआर को देखें, जयललिता को देखें, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्टर हैं उन पे भरोसा जताते हुए आई है वहाँ की जनता लगातार। तो हो सकता है कि अथाह भीड़ रहती है, हाँ, अथाह भीड़, और मतलब घटनाएं भी ऐसी हुई कि भीड़ इतनी कि लोग मारे जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्यार देते हैं अपने स्क्रीन के एक्टर को, अपनी जिंदगी में उसको गद्दी पे बिठाने के लिए। ये कारण है सबसे बड़ा, जो सर कह रहे हैं कि थलपति विजय किंग मेकर बन सकते हैं, और बिल्कुल जायज है कि वो बन सकते हैं, और सारे एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे हैं। इस सब की राजनीतिक पिच की हम बात करेंगे तो जिस पिच पर डीएमके बैटिंग करती है उसी पर एडीएमके भी बैटिंग करती है, और टीवी के भी बिल्कुल सेम पिच पर खेलती है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रहा बीजेपी का। बीजेपी जनरली माना जाता है कि वो जनरल कास्ट के साथ को का खास पॉकेट है उसका, खास पॉकेट, जबकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी ने एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं दिया। ये उनकी राजनीति की जो है पैतरेबाजी के लिहाज से हम देखें तो पूरे उत्तर भारत में भी कहीं सूट नहीं करता, क्योंकि उत्तर भारत में जिस वर्ग का सबसे ज़्यादा समर्थन है, दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य में जहां उसका कुछ परसेंट शेयर बनता था, करीब 3% वोट है ब्राह्मणों का तमिलनाडु में, उसके बावजूद एक भी टिकट नहीं दिया। और उसके मुकाबले टीवी के थलापति विजय जिस पॉकेट की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें ब्राह्मण की सूट नहीं बैठे, उसके बावजूद उन्होंने 6 टिकट ब्राह्मण को दी है। इसे किस तरह की नए राजनीतिक ट्रेंड के तौर पे देखते हैं आप? देखिए बीजेपी के साथ क्या हुआ, एआईडीएमके के दबाव में बीजेपी ने पहले तो अन्नामलाई को किनारे कर दिया, बिल्कुल, और जैसे एआईडीएमके बोलती गई बीजेपी वैसे करती चली गई। बीजेपी ने ब्राह्मण को इसलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि बीजेपी एआईडीएमके को लगता नहीं कि कैंडिडेट जीत जाएगा या नहीं जीतेगा, उन्होंने अलग तरह की पॉलिटिक्स की। लेकिन टीवी के ने उन लोगों को टिकट दिया ये दिखाने के लिए कि मैं सबके साथ हूँ, कि सब मेरे साथ हैं, क्योंकि पहले से उन पर आरोप लग रहे थे कि भाई ये तो क्रिश्चियन है, तो इस तरह से उन्होंने सबको इसलिए टिकट दिया ब्राह्मण को भी कि वो जीत गए तो उनके लिए फायदा ही होगा। तो आपको नहीं लगता है कि छोटी बाजी खेलने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा गलत दाव खेल दिया? मान लीजिए तमिलनाडु के चुनाव में वैसे बीजेपी का बहुत कुछ दाव पर नहीं लगा था, दाव पर नहीं लगा, कुछ 1% वोट वहाँ मिलने हैं, और जबकि ब्राह्मणों का और जनरल कैटेगरी का वोट बैंक बीजेपी के पास बिल्कुल तमाम उत्तरी भारत के राज्य में जहाँ से सरकार बनती है। तो ऐसे में इन्हें दूरगामी एक बड़ा नुकसान होगा, वो भी तब जब यूजीसी जो है एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। नहीं, बीजेपी को इससे नुकसान तो होगा, क्योंकि बीजेपी की राजनीति ही जनरल कास्ट पर टिकी हुई है पूरी तरह। अगर वो उनके साथ ही ऐसा करेगी तो लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बातें तो आएंगी कि भाई बीजेपी अगर हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जी शिवम, तो आप बताएं आंकड़ों के लिहाज से आपको क्या लगता है तमिलनाडु में तस्वीर क्या रहेगी? देखिए तमिलनाडु में तो किंग मेकर तो जैसा सर ने बताया विजय थलपति रहने वाले हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और आंकड़ों के हिसाब से बता दूं कि जो वोट शेयर है, अगर थलपति को 20% वहाँ पे मिलता है तो वो ऑब्वियसली किंग मेकर हैं।
सभी का वोट परसेंट 25 से 30% रहने वाला है, जो भी सरकार बनाएगा, क्योंकि आंकड़े बटे हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका भी 25 से 30% वोट शेयर हो गया वो वहाँ सरकार बना लेगा। सरकार एक तरफा नहीं जीतने वाली, वहाँ पे किसी की भी एक तरफा नहीं बनने वाली, ये आंकड़ों में दिखेगा। अभी आपके बैक प्रश्न पे जाऊँ, जब आप कह रहे थे कि बीजेपी को नुकसान होगा, मैं बताता हूँ क्यों नुकसान नहीं होगा। मेरी सर से थोड़ा विपरीत रहा है, उसका कारण ये है कि बीजेपी फोकस ही नहीं कर रही थी तमिलनाडु पे, उसको बंगाल चाहिए। बीजेपी ने अपने, आप देखोगे ना, उन्होंने अन्नामलाई से लेके खुद को तक किनारे कर लिया, वहां से पूरा का पूरा एआईडीएमके को दे दिया कि आप संभालो, है ना। बीजेपी का फोकस ही बंगाल है, उन्हें किसी भी तरीके से दीदी को हटाना है, उन्हें बंगाल चाहिए, घुसपैठियों को बाहर भगाना है, और भी सीमावर्ती मुद्दे हैं उन्हें वो करना है। वो जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा रेखा डिवाइडेशन है कि इसका रह इधर रहा है, खेत उधर है, वो सारी उस पर क्लैरिटी करनी है उन्हें। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया उधर, और बीजेपी चाहती है कि हम बंगाल इलेक्शन जीतें, अगली बार जब इलेक्शन होगा तब हम तमिलनाडु जाएंगे और तब देखेंगे क्या करना है। चौहान साहब, आपका अनुमान तमिलनाडु के लिए? तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, बिल्कुल। और किंग मेकर तो विजय है ही। बीजेपी के लिए कितनी संभावना वहाँ? बीजेपी की संभावना क्या है, एआईडीएमके के साथ है, बीजेपी का तो समर्थन है बस, वो कि 2 सीटें 4 सीटें बस, ये कुल मिला के इस बार भी वहाँ कोई नेशनल पार्टी की प्लेयर नहीं की होगी। प्लेयर नहीं। अब हम अपने अगले राज्य को बढ़ते हैं, केरलम अपने आप में बीजेपी का इस बार वहाँ खाता खुला लोकसभा के चुनाव में, और बीजेपी ने इस बार वहाँ पिछली बार के बनस्पत कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आपको केरल में क्या लगता है? केरल में 2 ही पार्टी ऊपर चल रही हैं, एलडीएफ और यूडीएफ, दोनों ही संगठन जो है ये। अब इस बार में कांटे की टक्कर, जो एग्जिट पोल के नतीजे, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, उसमें यूडीएफ को थोड़ी बढ़त दिखाई जा रही है इस बार, जिसमें कांग्रेस है। तो यूडीएफ की सरकार कई सारे एग्जिट पोल बना रहे हैं, और एलडीएफ को थोड़ा कम वोट मिले हैं, कम सीटें मिली हैं। तो अब देखना है कि दोनों में से कौन जीतता है। तो शिवम जी, आपको क्या लगता है, एलडीएफ के खिलाफ क्या ऐसी बात गई है कि इस बार वोटर जो थोड़ा शिफ्ट हुए हैं? मैं आपको जारी एक चीज़ बता दूं, विश्व की सबसे पहली मस्जिद केरल में बनी थी, और केरल में आप ऐसे सोचिए कि यूपी का भी अगर मुसलमान है और उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, वो वहाँ पे चला जाता है। एक कट्टरवाद जो है ना केरल में फैल रहा है, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो चाहे मुस्लिमों का हो। यूडीएफ ने उसको बहुत अच्छे से भुनाया है, कैंडिडेट ऐसे खड़े किए उनके प्रति कि हम ये कर देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, आपकी कार पे ऐसा लोन माफ कर देंगे, ये इस तरीके के उन्होंने मुद्दे यूडीएफ ने दिए जनता को। तो जब किसी को वो नजर आता है ना, और एक बहुत बड़ा वर्ग है वोट परसेंटेज का, अगर सामने कैंडिडेट अगर नारा लगा देना उनका, तो वो कहते हैं कि हाँ यही मेरा मसीहा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूसुफ पठान गुजराती, जिनका बंगाल में कुछ भी नहीं है, और बंगाल वो जाते हैं और अधीर रंजन चौधरी को हरा देते हैं, वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोट के कारण हरा पाए। जिस ओवैसी ने बिहार में कुछ भी नहीं किया, और वो बिहार में इलेक्शन लड़ने जाते हैं और एक तरीके से लालू यादव का पूरा वोट बैंक का शेयर ले जाते हैं। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स है कि एक विशेष वर्ग को ये लगता है कि अब ये मेरा मसीहा है, वो उसकी तरफ झुकाव जब चला जाता है, तो यही यूडीएफ के साथ हो रहा है। वहाँ पे यूडीएफ इसलिए वोट परसेंटेज शेयर में ज़्यादा है। चौहान साहब, बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव है केरल में। केरल में जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने शुरुआत की, 2 मंत्री वहाँ से बनाए, और केरल में बीजेपी एक बड़ी संभावना देखती है। उस लिहाज से बीजेपी के लिए क्या रहेगा? देखिए, बीजेपी के लिए फिलहाल के इस चुनाव में तो ऐसा कुछ एग्जिट पोल में आया नहीं कि उनके लिए कुछ है। बीजेपी के लिए 1, 2, 3 सीट ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन राजीव चंद्रशेखरन जो हैं, उनको वहाँ की पब्लिक पसंद कर रही है। जो एग्जिट पोल किया गया था उसमें ये भी पूछा गया था कि सीएम का चेहरा तो कितने %, उनको 14-15% उनको मिला है राजीव चंद्र। इसका मतलब है बीजेपी वहाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अगर इसी तरह बीजेपी वहाँ लगी रही तो धीरे धीरे ग्रो करती है, हो सकता है आने वाले टाइम पे बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो कन्वर्जन सबसे ज़्यादा है। ईसाई और मुस्लिम का जो कन्वर्जन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से बीजेपी की संभावना भी वहाँ बढ़ेंगी। और ख़ासतौर पे वक्फ बोर्ड को कोई बड़ा फैक्टर मानते हैं क्या आप केरलम के लिए? जो मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के चलते बीजेपी को क्रिश्चियन पॉकेट का वोट बड़ी मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का मुद्दा क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम है, और उसमें बीजेपी को एक फ़ायदा हो रहा है। तो आपको लगता है ये एक फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? नहीं, फैक्टर तो है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है ये फैक्टर। और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है इस बार। आप देखेंगे जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वहाँ, और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा।
अब बंगाल में देखिए, पहले बीजेपी कुछ नहीं थी, 77 सीटें आ गई और इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे बीजेपी इस तरह धीरे धीरे वोट परसेंटेज बढ़ा के अपने आप को ग्रो करके वहाँ और सरकार बना दे एक टाइम पे। जिसमें केरल में आपका आंकड़ा? केरल में मैं तो यही कहूँगा कि यूडीएफ जो है वो लगभग 78 से 90 सीटें जीत रही है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन सीटें उनकी 3 से 4 रहने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। बाकी एलडीएफ टक्कर दे रही है, बट सरकार यूडीएफ ही बनाएगी। आप? यूडीएफ 80 और एलडीएफ 60। तो बहुत क्लियर कट आंकड़ा चौहान साहब ने दे दिया है। बिल्कुल यूडीएफ 80 और एलडीएफ 60। तो कुल मिला के 4 राज्यों की तस्वीर क्या हो सकती है ये हमने अपने एक्सपर्ट से जाना। और अब आखिरी राज्य पुडुचेरी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन भारत का चप्पा चप्पा जो है अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान देता है और अपनी एक हैसियत कायम करता है। पुडुचेरी के बारे में आपकी क्या राय है? पुडुचेरी में बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, ज़्यादा उसमें आंकड़ों में बाजी में ज़्यादा नहीं जाए तो 78% के करीब मतदान हुआ है वहाँ पे। और वहाँ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ है नहीं। थोड़ा बहुत है वो, जहाँ पे थोड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे वोट शेयर हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पुडुचेरी में क्लियर कट बीजेपी सरकार बना रही है। तो वहाँ विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन आंकड़ों के लिहाज से। आंकड़ों के लिहाज से भी वहाँ पे पूरी की मैंने जैसे बताया 78 में से बीजेपी को जो आंकड़ों का अनुमान है 46% वोट शेयर मिल रहा है। अगर 78 में से आप 46% निकाल देंगे तो बचेगा ही क्या, है ना। तो दूसरी सभी पार्टियों में जो 32% बचा उसका डिवाइडेशन होना है, तो बीजेपी क्लियर कट वहाँ पे विनर है। तो कुल मिला के हमारे एक्सपर्ट्स इस पर भी एक राय हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी जो गठबंधन है उसकी सरकार को फिर से आता देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते देख रहे हैं, तमिलनाडु में जो है डीएम के गठबंधन को की वापसी देख रहे हैं, केरलम में एलडीएफ को हटाकर यूडीएफ को आता देख रहे हैं, और जो है पुडुचेरी में बीजेपी को रिपीट देख रहे हैं, और असम में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनती देख रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे साथ बने रहिए और लगातार जो भी और आंकड़े आएंगे उसको एनालाइज करते रहेंगे। और 4 मई को जब राजनीतिक तस्वीर, इसकी चुनाव की तस्वीर साफ होगी तो हम आपके साथ रहेंगे उसके तमाम फैक्टर्स का विश्लेषण करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।